हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस जी क्लासेस। अभी तक आपने देखा है लास्ट वीडियो में हमने गेट आर्किटेक्चर 2021 के आर्किटेक्चरल प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उसमें सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे ही सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप सबने मेरा इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चले और क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करने हैं वो भी पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आगे के क्वेश्चंस को। तो हमने अभी तक फर्स्ट 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड कवर किए थे, तो 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, द टोटल हेड और टोटल लिफ्ट अगेंस्ट विच ए पंप वर्क इंक्लूड सक्शन लिफ्ट, डिस्चार्ज लिफ्ट एंड। पंप वर्क में इंक्लूड के लिए टोटल हेड के अगेंस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सक्शन लिफ्ट, डिस्चार्ज लिफ्ट एंड फ्रिक्शन लॉस। तो चलिए हम देखते हैं टोटल हेड क्या होता है। टोटल हेड होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ पंप्स एबिलिटी टू पुश फ्लूइड थ्रू ए सिस्टम। टोटल हेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एट द डिस्चार्ज वर्सेस सक्शन ऑफ द पंप। On the suction lift, the total dynamic suction lift is calculated by adding static suction lift प्लस द फ्रिक्शन लॉस एट फ्लो रेट। तो फ्लो रेट में जो फ्रिक्शन लॉस होता है उसको ऐड करते हैं अगर स्टैटिक सक्शन लिफ्ट है, और अगर डायनेमिक सक्शन लिफ्ट है तो उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रिक्शन लॉस। तो एज पर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन हेड लॉस, डी। तो क्वेश्चन 12 है, द टू कंपोनेंट्स ऑफ मेजरिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन फॉर स्टॉर्म वाटर आर। स्टॉर्म वाटर कंसंट्रेशन को मेज़र करने के दो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए ओवरलैंड फ्लो टाइम एंड रिटेंशन टाइम, बी ओवरलैंड फ्लो टाइम एंड गटर फ्लो टाइम, सी रिटेंशन टाइम एंड गटर फ्लो टाइम, डी रिटेंशन टाइम एंड इनलेट टाइम। तो सबसे पहले तो आपको इन चारों टाइम्स के बारे में पता होना चाहिए जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन हम ये चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कैसे। तो इसका आंसर है ओवरलैंड फ्लो टाइम एंड गटर फ्लो टाइम, बी। तो ओवरलैंड फ्लो टाइम क्या होता है? ओवरलैंड फ्लो टाइम ये होता है कि फ्लो जो वाटर है वो लैंड सरफेस पे डिफ्यूज शीट के थ्रू और कंसनट्रेटेड फ्लो के थ्रू जो ट्रैवल करता है उस ट्रैवल टाइम को ओवरलैंड फ्लो टाइम बोलते हैं। तो रिटेंशन टाइम क्या होता है? रिटेंशन को पहले हम जानेंगे। रिटेंशन पॉन्ड्स और वेट पॉन्ड्स आर पॉन्ड्स कंस्ट्रक्टेड टू ट्रीट एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। स्टॉर्म वाटर को स्टोर करने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए जो पॉन्ड्स बनाए जाते हैं वो रिटेंशन पॉन्ड्स होते हैं, और उन्हीं पॉन्ड्स को उन्हीं स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को के टाइम को रिटेंशन टाइम बोलते हैं। ए डिटेंशन टाइम और ड्राई पॉन्ड has an orifice level at the bottom of the basin and does not have a permanent pool of water. So detention time and inlet time is the time required for the rain in falling of the most remote point of the tributary area to flow across the ground surface along the natural drains or gutters up to inlet of server is called inlet time. Inlet time ये होता है कि बारिश जहाँ पे रिमोट पॉइंट पे गिरती है वहाँ से पानी का फ्लो होने के बाद जो सीवर है वहाँ के इनलेट तक जो टाइम लगता है। एंड गटर फ्लो टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑन द शोल्डर्स, पार्किंग लेन्स एंड पेमेंट सेक्शन। तो ये गटर फ्लो टाइम है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, द ट्रैफिक असाइनमेंट टेक्निक वेयर द ट्रैफिक अरेंज इटसेल्फ इन कंजस्टेड नेटवर्क such that the journey time in all used routes between an origin destination pair are equal and less than those that would be experienced in all unused routes. This is known as, options है हमारे पास, सिस्टम इक्विलिब्रियम, ऑल और नथिंग, सी इज़ यूज़र इक्विलिब्रियम एंड डी इज़ इंक्रीमेंटल। तो हमारा आंसर यहाँ पे यूज़र इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हम चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम क्या होता है? टाइम जो ट्रैवल टाइम हो आपका टोटल सिस्टम है, मतलब ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जो भी टोटल ट्रैवल टाइम लगा है आपका वो सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है। यूज़र इक्विलिब्रियम होता है, इट स्टेट्स दैट द जर्नी टाइम्स इन ऑल रूट्स एक्चुअली यूज्ड आर इक्वल एंड लेस देन दोज दैट वुड बी एक्सपीरियंस्ड बाय सिंगल व्हीकल और एनी अनयूज्ड रूट। ऑल और नथिंग इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रिप विच लोड्स ऑल ट्रिप्स फॉर ईच जोन पेयर टू वन शॉर्टेस्ट पाथ। एक शॉर्टेस्ट पाथ सभी रूट्स का मिला के
वो ऑल और नथिंग है. It assumes that there is no congestion effect and that all drives, perceives and way route choice attributes the same way. Incremental क्या होता है? Incremental is a process in which friction of traffic volumes are assigned in steps, and in each step a fixed portion of traffic demand is assigned based on all or nothing. After each step link travel times are recalculated based on link volumes. तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यूजर इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. What is the dependent variable in a regression based trip generation model? रिग्रेशन बेस्ड ट्रिप जनरेशन मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? तो ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस जोन, बी नंबर ऑफ ट्रिप्स, सी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, डी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स. तो ट्रिप जनरेशन मॉडल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है नंबर ऑफ ट्रिप्स. आंसर बी है. तो ट्रिप जनरेशन फॉर्म इज़ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ 4 स्टेज ट्रैवल मॉडल. ट्रैवल मॉडल के 4 स्टेप्स में से पहला जो स्टेप है वो ट्रिप जनरेशन है. ये जो आइडिया देता है ट्रिप जनरेशन, नंबर ऑफ ट्रिप जनरेटेड टू एंड अट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट जोन्स इन द स्टडी एरिया. आप जिस एरिया की स्टडी कर रहे हैं उस एरिया में कितने लोग आ रहे हैं और वहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, उस स्टडी एरिया से वो नंबर ऑफ ट्रिप्स जनरेट करता है. एंड ग्रोथ फैक्टर मॉडलिंग एंड रिग्रेशन मॉडल मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द ट्रिप्स. तो आंसर हमारा बी हो जाएगा. क्वेश्चन 15. द कर्व ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन ए सर्कल रोलिंग इनसाइड अनदर सर्कल इज नोन एज. एक सर्कल है, उसके अंदर अनदर सर्कल है और वो एक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन है हाइपोसाइक्लोइड, हेलिक्स, इनवॉल्यूट एंड हाइपरबोला. तो सबसे पहले आपको आपके माइंड में एकदम से फिगर आ जाना चाहिए. अगर मैं बोलूँ हाइपोक्लेड क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूट क्या होता है या हाइपरबोला क्या होता है, तो चलिए मैं आपको इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए या इस टाइप का कोई वर्ड आए तो आपके माइंड में एकदम से फिगर बन जाए. तो हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है कि जैसे आपने फिगर में देखा कि एक सर्कल है, उसके अंदर अनदर सर्कल है और एक पॉइंट है, उसके उस पॉइंट के अराउंड वो रिवॉल्व होता है, तो कुछ ना कुछ फिगर अंदर बनती है, तो उसको हाइपोसाइक्लोइड बोलते हैं. हाइपोसाइक्लोइड इज ए सिंपल प्लेन कर्व जनरेटेड बाय ट्रेस ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्मॉल सर्कल दैट रोल्स विद इन द लार्जर सर्कल. बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल रोल करता है. तो हेलिक्स क्या होता है? स्पाइरल ऑर्नामेंट, एक स्पाइरल ऑर्नामेंट होता है हेलिक्स. इनवॉल्यूट इज अ लोकस पॉइंट कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ ए टॉट स्ट्रिंग बीइंग अनबाउंड फ्रॉम ए गिवन कर्व इन द प्लेन ऑफ दैट कर्व. तो जैसे आपने फिगर में देखा एक सर्कल के अराउंड एक बड़ा सा कर्व जा रहा है जो इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल होता है. एंड हाइपरबोला इट इज़ एन ओपन कर्व विद 2 ब्रांचेस. जैसे आपने देखा हाइपरबोला फिगर में. तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? पॉइंट ऑन ए सर्कल रोलिंग इनसाइड अनदर सर्कल इज नोन एज हाइपोसाइक्लोइड. आंसर ए. क्वेश्चन 16. द लॉ ऑफ प्रिमिटिसिटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय. तो लॉ ऑफ प्रिमिटिसिटी सबको पता होगा किसने प्रपोज की थी? इट्स मार्क जेफरसन ने 1939 में प्रपोज की थी, जो एक जियोग्राफिस्ट है. तो ए प्रिमिटिसिटी प्राइम फर्स्ट रैंक इज ए नियोलॉजिज्म. It is used as a refer the largest city in its country, province, state or region. It disproportionately larger than any others in the urban hierarchy. So the law of primaticity was first proposed by geographer Mark Jefferson in 1939. Question 17. In the European Union, which constitutes the cities namely London, Paris, Brussels, Amsterdam, Cologne, Frankfurt, Munich and Milan, like within a larger मेगालोपॉलिटन जोन नोन एज. तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? पर्पल जोन, गोल्डन पॉलीगन, ब्लू बनाना और येलो कॉरिडोर. आंसर हमारा ब्लू बनाना. तो यूरोपियन मेगापोलिस और लिवरपूल मिलान एक्सिस भी बोलते हैं बनाना को, जो कि एक वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप का मोस्टली एरिया कवर करता है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. ये इसके अंदर 111 मिलियन पॉपुलेशन कवर करता है. तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था 1989 में बाय रेकलस, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंच जोग्राफर मैनेज्ड बाय रॉजर ब्रूनेट. तो आंसर हमारा ब्लू बनाना हो जाएगा. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप का मोस्टली पार्ट कवर कर रहा है. Question 18th. An urban governance tool to mobilize financial resources by permitting additional FAR over and above prescribed FAR
by imposing a charge or fee for the same is known as betterment levy, impact fee, land value increment tax, floor area incentive tax। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लैंड वैल्यू इंक्रीमेंट टैक्स। तो चलिए हम पहले चारों के बारे में पढ़ते हैं। बेटरमेंट लेवी क्या होता है कि आपका लैंड किसी बेटरमेंट एरिया में आ गया जहाँ पे सर्विसेज बेटर करने के लिए बेटर की जा रही हैं और आपका लैंड उस एरिया में आ जाता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, आपकी लैंड के ऊपर जो टैक्स लगता है उस टाइम, तो वो बेटरमेंट लेवी टैक्स होता है। इट इज़ ए टैक्स दैट द स्टेट कलेक्ट ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इट्स एक्शंस हैव इन सम वे मेड बेटर। फॉर एग्जांपल रोड, मेट्रो और एयरपोर्ट्स विद पब्लिक मनी, जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहे हैं इन अप्रिसिएशन विद, उसकी वजह से आपकी लैंड में प्राइसेस में अप्रिशिएट हो जाते हैं, तो लैंड ओनर्स उसमें विंडफॉल गेन करते हैं। तो लैंड वैल्यू इंक्रीमेंट टैक्स क्या होता है? इट वॉज डिजाइन टू इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द नेचुरल इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कर्बिंग स्पेकुलेशन एंड मोनोपोलिस इन लैंड। इम्पैक्ट फ़ी क्या होता है? ये वन टाइम पेमेंट है जो कि इम्पोज की जाती है लोकल गवर्नमेंट में डेवलपर के ऊपर। तो it is a one-time payment imposed by local government on a property developer. This fee is meant to offset the financial impact in new development places on public infrastructure. Public infrastructure includes roads, schools, parks, recreational facilities, water, sewerage, among other services. And FAR incentive, floor area incentive जो होता है, it's extra FAR will encourage builders to invest in green buildings, provided that they can recover the additional cost incurred for constructing it and also earn profits. The ideal incentive for the developer and the buyer would be in terms of money and time. तो FAR इंसेंटिव टैक्स पे करना पड़ता है जबकि हम ग्रीन बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं या टाइम एंड मनी को अगर हम फोकस करें तो उसके बेस पे जो फ्लोर एरिया इंसेंटिव होते हैं वो। So question 19, identify the color palette that is created using any three equally spaced hue around the color wheel। तो उससे पहले आपको इन चारों कलर्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस कलर्स, ट्राइड्स होते क्या हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, आपका ये कलर व्हील है, तो मैं कलर व्हील में 12 कलर्स होते हैं। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं कि आपने एक कलर लिया, उसके नेक्स्ट छोड़ के फिर एक कलर लिया, एंड जो सेंट्रल वाला आपने छोड़ा था उसके सामने वाला कलर लिया। तो जो कलर तो इन तीनों को मिला के जो कलर बनता है वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे भी बन सकते हैं, कितने भी बना सकते हो आप, जितने पॉसिबल हैं। एनालॉगस कलर क्या होते हैं? ये आपका कलर व्हील है, तो एक कलर आपका यहाँ है और उसके अपोजिट जो कलर होता है, ये दो मिला के एनालॉगस कलर बनाते हैं। ये है तो इसके सामने जो भी कलर है वो। ट्राइड्स क्या होते हैं कि अगर आपका कलर व्हील है ये, तो इक्वली जैसे आपने फर्स्ट लिया, उसके बाद ये कलर लिया और उसके बाद ये, तो इक्वली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं कलर्स मिलके, वो ट्राइड्स होते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये ट्राइड, एंड एनालॉगस कलर हमारा बचा है। तो एनालॉगस कलर क्या होते हैं? अगर आपने ये कलर लिया तो इसके साथ जो कलर दो लग रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये तीन कलर मिलके एनालॉगस कलर में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कलर व्हील पे देखते हैं। एनालॉगस कलर्स की थ्री
3 एडजेसेंट कलर्स हैं वो मिलके एनालोगस कलर बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, जो एक कलर लिया उसे नेक्स्ट छोड़ के नेक्स्ट कलर लिया, एंड जो छोड़ा था आपने उसके अपोजिट जो कलर में होगा उन तीनों को मिला के ट्राइंगल वो होगा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एंड ट्राइड्स वो होते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं कलर व्हील पे। तो हमारा क्वेश्चन था कलर पैलेट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग 3 इक्विलेटरल स्पेस्ड ह्यूज अराउंड द कलर व्हील इज नोन एज ट्राइड्स। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आज के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप इज यूज टू कैलकुलेट। COP हीट पंप के लिए किस लिए यूज़ किया जाता है? द नंबर ऑफ एयर चेंजेस, द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, द एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर इंडेक्स, द इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आंसर है हमारा बी है, द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी आउट जो होती है उसको वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट मूव्ड बाय द हीट पंप, और इसको मेज़र करते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर आवर। और जो एनर्जी यूज होती है, एनर्जी इन होती है, जो डिनोमिनेटर पार्ट में होता है वो उसको मेज़र करते हैं इन वोल्ट्स। तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो जितना ज़्यादा आपका COP होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। ज़्यादा एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपका लो पावर कंजप्शन है वो लो है और आपका ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो है। तो जितनी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट लो होगी, जितना आपका पावर कंजप्शन लो होगा, उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। थैंक यू गाइज। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।